आप सुन रहे हैं शिवानी जी के उपन्यास सुरंगमा की ऑडियो बुक का भाग 4। देख रहे हो बेटा गजानन, आज यहाँ बित्ते भर की छोकरी भी जयपुर घराने के जानकी प्रसाद को बेवजह ऐसे छेड़े जा रही है। एक लंबी सांस खींचकर फिर उन्होंने गजानन की लंबी कलात्मक उंगलियों को अपनी मुट्ठी में बंद कर कहा था, तुम यहाँ से चले जाओ गजानन। रियाजी करना है तो किसी मंदिर में बैठकर करो, नहीं तो एक दिन तुम्हारी भी यही गत होगी। एक दिन तुम्हें भी ये बदजात छोकरियाँ सगी साली सरहजों की तरह छेड़ने लगेंगी और तुम कुछ नहीं कह पाओगे। इस घर के नमक का यही गुण है बेटा, रीढ़ की हड्डी को धीरे धीरे गला देता है इस नमक का जहर। पर जहाँ नवाबजान के पैरों के घुंघरू छनकते, जानकी प्रसाद की पश्चाताप से धुंधली आँखें, सूखी सोंठ सा चेहरा गिरगिट का सा रंग बदल लेता, झुकी कमर एकदम सतर हो जाती और उसे नाच सिखाने खड़े होते तो लगता वो बूढ़ा जानकी प्रसाद नहीं, स्वर्ग से सद्य अवतरित कोई नृत्यारता अनुपम सुंदरी अप्सरा है। आवत श्याम लचके चले मुरली अधर धरे, मुरली ऐसी बजी सबके मन को हरे, आवत श्याम लचके चले। पान से रक्तिम अधरों पर अनोखे स्मित का जाल फैलाता जानकी प्रसाद नवाबजान के पेशेवर कटाक्षों को संवारता सुधारता, कभी कभी उसे बुरी तरह डपट देता। इस इल्म को सीखने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी देनी होती है बिट्टो, ये नहीं कि पैर घुंघरू छमका रहे हैं और मन कोवल ऋषभ गांधार में उलझा है। ऐसी सस्ती मटकन थिरकन सीखनी है तो किसी और गुरु का गंडा बांधो। जानकी प्रसाद न ठगना जानता है न कभी इस विद्या में ठगा गया है। ये नहीं कि नाच और गाने की दोनों नावों में एक साथ पैर रखकर चलो। नाच ऐसा हो नवाबजान कि हाथ में मुरली न हो फिर भी देखने वालों को उसकी अनदेखी तान हिरन सा मोह कर बांध ले। मुरली ऐसी बजी, मुरली ऐसी बजी, कह वो काल्पनिक मुरली थाम इधर उधर विभ्रांत दृश्य से देखते स्वयं नृत्य विभोर होकर सुदबुद खो बैठते। पर संध्या होते नवाबजान अगर चंदन का लेप कर कोठे में बैठने जाती तो शराब के नशे में चूर जानकी प्रसाद अपनी कोठरी में औंधे पड़े महाबेसुरी लय में घंटों गाते रहते और चुलबुली लौंडी बांदियाँ उनकी दुर्दशा देख खिलखिलाती उन्हें छेड़ती चली जाती। पंडित जी हड्डी खाओगे या हड्डा? कई बार बोरिया बिस्तर बांधने पर भी गजानन उस अभिशप्त कोठे की ममता नहीं त्याग पाया था। गौहरजान से वो जानबूझकर ही मुंह छिपाता फिरता था। वो जानता था कि उस दयालु हितैषणी को अब उसने अपनी अक्षम्य हरकतों से सदा के लिए शत्रु बना लिया है। नवाबजान का सौंदर्य, उसकी यौवन मंडिता देह का आकर्षण उसे चुंबक की भांति खींचता चला गया था। पहले कभी कभी वो नवाब के आग्रह पर एक आध पैग ले लिया करता था, किंतु धीरे धीरे नियमित सुरापान उसके विलासमय जीवन का अभिन्न अंग बन गया था। नवाबजान मुजरों पर जाती तो हमेशा साथ रहता। वही अब नवाब का प्राइवेट सेक्रेटरी था और सब लौंडी बांदियाँ उसे सिकत्तर साहब कहकर ही पुकारने लगी थीं। रुपए पैसों का हिसाब, बयाने की वसूली, ट्रेन का आरक्षण सब उसी के जिम्मे रहता। फिर भी कभी कभी रूपसी प्रेयसी का हृदयहीन ओछा व्यवहार उसे क्षुब्ध कर देता। कभी कभी तो वो उससे हजारों का हिसाब नहीं मांगती और कभी 10-20 रुपए का हिसाब लेने में भी उसे अविश्वास से घूरती कुंजड़िन सी बिफरने लगती। फिर भी वो अपनी उस छिछोरी प्रेमिका के बिना एक पल नहीं रह सकता था। जब कभी उसकी यायावर प्रेमिका अपने रूप यौवन की फेरी पर निकलती और उसको साथ चलने का आमंत्रण देती, वो ना चाहने पर भी तैयार हो जाता। देखें पंडित जी, नवाबजान जाने से पहले उसका सारा उत्साह अपनी रूखी चेतावनी से ठंडा कर देती। वहाँ जाकर बेमतलब ही हमसे मत उलझ बैठना। तुम जानते हो हमारी जवानी ही हमारी रोटी है। वक्त बेवक्त हमें कहीं जाना पड़े तो लौटने पर जो मुंह में आए सो कहकर नौकरानियों के सामने हमें जलील मत करना। जिस रात को हम ड्यूटी पर गईं वो रात फिर हमारी नहीं रहती, पर जिस रात को हम घर पर रहेंगी वो बेशक पूरी तरह से तुम्हारी है। कभी कभी तुम एकदम बचपना कर बैठते हो, यही सब हमें नहीं अच्छा लगता। ठीक ही कह रही थी नवाब। उसका बिहार का दौरा हमेशा ही गजानन का सिरदर्द बढ़ा देता था। जब कभी नवाब
अपने किसी समृद्ध संगीत प्रेमी के यहाँ रात की महफिल का निमंत्रण पाकर जाती, गजानन मुंह फुला लेता। सारी रात वो कमरे में बेचैन करवटें बदलता रहता। जिसके लिए वो एक संभ्रांत हिंदू गृह में रहने का प्रस्ताव स्वेच्छा से ठुकरा आया था, जिसके सुंदर चेहरे को देखकर वो अपनी जन्मभूमि में माता पिता सबको भूल गया था, वो इसे ऐसी निर्ममता से छोड़ ना जाने किस अनजान बाहुपाश में बंधने चली जाती। कभी कभी तो वो 3-4 दिन बाद घर लौटती और बिना गजानन से मिले ही कमरा बंद कर दिन भर सोती रहती। अलस दोपहरिया ढलती तो छिमिया उसे बुलाने आती, सरकार ने बुलाया है, कह दो हमारी तबीयत ठीक नहीं है। वो बड़ी अकड़ से कहता, पर फिर द्वार का सामान्य सा खटका भी उसे चौंका देता। क्या पता शायद घबराकर स्वयं ही से देखने चली आए, पर वो कभी आती नहीं थी। हार कर स्वयं गजानन ही मुंह लटकाए द्वार पर भिक्षुक सा खड़ा हो जाता। वो बड़ी ही नटखट मुस्कान से उसके निर्वीर्य पौरुष को उकसाती। बेहद थक गई हूँ पंडित जी। उसकी पेशेवर धृष्ट अंगड़ाई फिर गजानन का खून खौला देती। क्यों, क्या क्या बटोर लाई कलकत्ते की नवाब जान? तीव्र व्यंग का हलाहल उसके तिर्यक अधरों को खंजर सा तीखा बना देता। उसकी निर्लज्ज सुंदरी प्रेयसी पलंग पर पड़ी पड़ी वैसी ही बेहयाई से मुस्कुराकर उसे टुकुर टुकुर देखती रहती। गजानन को उसकी चुप्पी और भी बौखला देती। तीव्र विद्रूप उसके सुदर्शन चेहरे को विकृत कर देता। हमारे पहाड़ में कहावत है, पातर का यार मरे कौन गली में। हम मर भी गए तो किसी का क्या जाएगा। अपने ही निरीह हृदय पर करुणा से विगलित हो स्वर को भावुकता से आर्द्र कर देता। शायद डोम चंडाल बुलवा कर हमारी मिट्टी उठवाकर फिकवा दोगी। क्यों, जैसे अभागे अशरफ की फिकवाई थी। अशरफ वही किशोर गायक था जिसे उसी बदनाम बस्ती की हृदयहीन गायिकाओं ने ईर्ष्यावश पान में पारा खिला कूड़े के ड्रम में ठूंस दिया था। उस अद्भुत किशोर कंठ को मेगाफोन कंपनी केवल एक ही रिकॉर्ड में अमर कर पाई थी। पंडित जानकी प्रसाद के कथनानुसार नवाबी थी उसे वो घातक बीड़ा खिलाने वाली। नहीं पंडित जी, नवाब जान उठकर बैठ गई। तंग चूड़ीदार में उसकी सुडौल गोरी पिंडलियाँ फिर गजानन के दुर्बल हृदय की धड़कन को तीव्र कर गईं। कैसी बात करते हैं आप? उसके सुंदर अलहड़ चेहरे पर नटखट झुर्रियाँ बिखर गईं। पतली नाक पर हीरे की लौंग प्रखर सूर्य की किरणें छोड़ने लगीं। ऐसी नमक हराम नहीं है नवाब, अल्लाह न करे आपको कुछ हो जाए, पर कुछ हो भी गया तो इंशाअल्लाह आपके नाक कान मुख में अपनी पेशवास का सोना डाल घड़ों गंगाजल से नहला संगम के पंडों के कंधों पर त्रिवेणी भेजूंगी पंडित जी। गजानन फिर अपनी उस कौतुक प्रिया नटिनी को बाहों में भींच कर रख देता। उसके इसी उग्र प्रणय निवेदन की मौलिकता पर नवाब जान 100 बार निछावर होती थी। कितने ही रंगीले सजीले पुरुष उसके जीवन में आए थे, किंतु गजानन जितनी ही बार उसे बाहों में बांधता उतनी ही बार उसके उस बंधन की नवीनता उसे मुग्ध कर देती। प्रेमी रूप में गजानन एक सर्वथा भिन्न उग्र तेजी व्यक्ति था, किंतु सहचर रूप में उसका दब्बूपन देखकर कभी नवाबजान मन ही मन झुंझला उठती। कभी कभी उसके रंगीन दौरों के अवकाश के बीच वो गजानन के साथ घूमने का प्रस्ताव लेकर आती तो गजानन सब मान अपमान भूल उसके साथ सिर झुकाए चला जाता। बजरे की उस अनूठी प्रेमिका पर फिर केवल उसी का अधिकार रहता। उसे लगता उसकी छिछोरी अर्धलोलुप प्रेमिका गंगा तट पर ही छूट गई है। वो स्वर लय नटिनी थी, स्वर्ग से अवतरित कोई किन्नरी। पल पल अपनी नवीन छटा बिखेरती, वो उसे अपने वशीकरण मंत्र में बांधती, उसके गले में हाथ डालकर उसी की प्रिय पंक्तियां गुनगुनाने लगती। जालिम जुबना हो कैसे रखियो छिपाए, एक तो बदरा गरजे दूजे बिजली चमके, तीजे बलम सौ तन बिरमाए। जालिम जुबना हो। उस मादक कंठ का जादू और उन झील सी गहरी शरबती आंखों की जानलेवा गहराई में गजानन डूबने उतराने लगता। तरुण प्रेमी की चौड़ी छाती पर सिर रखकर वो फिर दूसरे पद में स्वयं अपने सौंदर्य की प्रशस्ति साकार कर देती। एक तो पतली कमरिया तुझे तिरछी नजरिया, तीजे नैना रस बरसाए, जालिम जुबना हो कैसे रखियो छिपाए। गजानन समय समय पर अपमान प्रताड़ना की कठोर ठोकरें खाकर भी नवाब जान के प्रेम में डूबता चला गया था। एक वर्ष में
उसके विलासपूर्ण जीवन का प्रभाव उसके कंठ पर ही नहीं, उसके पूरे व्यक्तित्व पर ही अपनी छाप छोड़ गया था। जमकर रियाज कराने की ना अब उसे इच्छा ही रह गई थी, ना धैर्य। उधर नवाबजान के पेशे का सितारा बुलंदी पर था। पुराने ढंग की बनी अपनी कोठी को वो अब तुड़वा फुड़वा कर नए ढंग का फ्लैट बनवा रही थी। उस नए निर्माण कार्य का संचालन उसने बड़े विश्वास से अपने नवीन प्रेमी गजानन को ही सौंप दिया था। उसी को लेकर गजानन और जानकी प्रसाद में आए दिन चकचक होने लगी थी। धीरे धीरे वो वैमनस्य अब उग्र रूप ले चुका था। वाह, मज़ा आ गया बेटा। जानकी प्रसाद उसे मजदूर ठेकेदारों के सामने ही कभी छेड़ देते। जिसका कंठ कभी नट विहाग, सुर मल्हार, हंस किंकिणी जैसी राग रागनियों का लेखा जोखा रखता था, अब वो सीमेंट, गारे और लोहे लक्कड़ का हिसाब दोहराता है। खूब तरक्की किए हो बेटा गजानन। वैसे तुम्हारा क्या दोष, ये वो कोठी है बेटा जहाँ के तोता मैना भी सीताराम नहीं जपते। सुबह उठते ही उठते माँ बहन की गालियाँ देते हैं। ठीक ही कह रहे थे जानकी प्रसाद। नवाब जान का सजीला तोता उसके समृद्ध प्रेमियों को पिंजरे से उछल उछल कर यत्न से रटी मौलिक गालियाँ सुनाता तो वे बिगड़े रईस हंसते हंसते दोहरे हो जाते। क्या खूब सिखाया है पट्टे को नवाब जान। वे रसिक प्रेमी बुद्धिमान शुक श्रेष्ठ पर निछावर कर 100 का नोट छिमिया की ओर फेंक देते। पंडित जी, मैं तो अभी नया तोता हूँ। वो जानकी प्रसाद पर जवाबी हमला करने में फिर भी नहीं चूकता। आपकी तो ईश्वर की कृपा से इस पिंजरे में ज़िंदगी ही गुजर गई। आपने कितनी तरक्की की। एक दिन वो जब नवाब जान की कार लेकर कील कब्जे खरीदने जा रहा था, तब आमने सामने की टक्कर में ही अरसे से बिछड़ी गौहर जान मिल गई। उन्होंने उसे देखती अपनी शाही फिटन रोक दी। उन दिनों पूरे कलकत्ते में उसी फिटन की चर्चा थी। कुछ ही महीने पूर्व गौहर जान अपनी इसी शाही फिटन में नित्य नियमानुसार सांध्यकालीन भ्रमण के लिए निकली थी। फिटन क्या थी, पूरे सूर्य का जगमगाता 7 घोड़ों जुता रथ थी। चमचमाते कांच की खिड़कियों पर गुलबदन बन के हरे पर्दों की झुरमुट सी कोने में केंद्रित कर पत्र संपुट सा बनाकर ही निकलती थी व्यापार कुशला गौहर जान, जिससे हल्के नीले शीशे और हरे पर्दों की श्याम हरित द्युति फिटन में बैठी रहस्यमयी रौबदार स्वामिनी को और आकर्षक बना राह चलने वाले को भी मोह ले। ब्रह्म समाजी फिलदार कोहनी तक बाहों वाला ब्लाउज़, पारसी ढंग से पहनी गई जापानी जॉर्जेट की सफ़ेद साड़ी, हाथ में जापानी पंखा और विराट जूड़े में लगा पीला गुलाब। खुशबू का क्या ठिकाना। जिधर से फिटन गुजरती उधर ही श्याम तुलंबर और हिना महक उठती। उस दिन इधर से गौहरजान की फिटन निकली और उधर से स्वयं अंग्रेज़ लाट साहब हवाखोरी के लिए निकले। एक पल को लाट साहब के घोड़े भी खड़े होकर हिनहिनाने लगे। पता नहीं ये उस खुशबू का जादू था या स्वयं गौहरजान का, पर लाट साहब ने तत्काल उस अद्भुत व्यक्तित्व का सम्मान किया, अपना हैट उतार कर। जब गौहरजान की फिटन गुजर गई तब उन्होंने अपने एडीसी से पूछा, ये रौबदार महिला कहाँ की रानी है। निश्चय उस दिन उनका एडीसी मूँछों में मुस्कुराया होगा। पूरे कलकत्ता भर की साम्राज्ञी का परिचय पाकर लाट साहब बौखला गए थे। शाही फरमान ने उसी दिन उनका सांध्यकालीन भ्रमण बंद कर दिया। इसी से अब वो दोपहर में घूमने निकलती थी। बेचारा गजानन पंडित घबरा कर छिटक गया। वाह, क्या सूरत बना ली है गजानन। मैं तो तुम्हें न पहचानती तब भी बता देती कि तुम आजकल किस बस्ती में रहते हो। ये मत समझना कि गौहर कुछ जानती ही नहीं। गौहर की पीठ में भी आंखें हैं बेटा। क्यों अपना सर्वनाश कर रहे हो। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। प्रबोध की पत्नी जाती रही, उसकी बेटी अपनी बेटी सी ही प्रिय है। उस कोठी में आने पर तुम्हारा कभी अनिष्ट नहीं होगा गजानन। ठीक ही कहा था गौहरजान ने। अनिष्ट उसका नहीं हुआ, हुआ था स्वयं कोठी का। इसी बीच उसकी नवाबजान से एक दिन झड़प हो गई। सीमेंट के कुछ बोरों का हिसाब नहीं मिल रहा था। एक तो उन दोनों नवाब को माइग्रेन के भयानक दौरे पड़ रहे थे। नए फ्लैट बनाने के चक्कर में उसने अंधाधुंध रुपया बहा दिया था। उधर जिस वंशगत विभत्स व्याधि को वो जर्मनी से मंगवाई गई बहुमूल्य औषधियों से दबा चुकी थी, वो अनियम के अनाचार से फिर उभर आई थी। गजानन को लेकर ही जब वो उस जर्मन डॉक्टर के पास गई तब उसने करुण दृष्टि से उसे देखकर कहा था, मुझे दुख है मैडम, ये बीमारी हमेशा दोबारा या मारने आती है या पंगु बनाने।
उस दंड का उर्दू तर्जुमा किए बिना ही वो फिर नवाब को लौटा लाया था। क्या कह रहा था मुआ लंगूर? उसने पूछा तो गजानन ने हंसकर कहा था, कह रहा था अब जर्मनी से दवा नहीं आती, वो इलाज नहीं कर सकता। अब वो स्वयं भी नवाब के पास जाने में कतराने लगा था। नवाब की वही कुंठा अब उसे बेहद चिड़चिड़ी बना गई थी। जब सीमेंट का हिसाब नहीं मिला तो वो एक दिन उस पर बुरी तरह बरस गई। लानत है पंडित जी, बीमार औरत को लूट रहे हो। जिस पत्तल में खाया उसी में एक दिन ऐसे छेद करोगे, ये मैं नहीं जानती थी। तुमसे तो पंडित जानकी प्रसाद अच्छे हैं। मजाल है जो आज तक मेरा एक भी पैसा बर्बाद किया हो। उसकी यही तुलनात्मक विवेचना गजानन को बौखला गई। उसी के सामने उसके दिए उपहारों से भरा बक्सा पटक कर वो भरभरा कर निकल गया तो नवाब ने उसे एक बार भी नहीं पुकारा। वो जानती थी कि वो अंत तक उसके बिना रह नहीं पाएगा। ये कभी कभी नारी के जीवन की सांघातिक भूल होती है। अपने ऊंचे मूल्यांकन से वो अपने लिए जिस काल्पनिक परिवेश की सृष्टि कर बैठती है, वहीं से वास्तविकता कभी उसे बड़ी निर्ममता से नीचे पटक देती है। गजानन फिर कभी लौट कर नहीं आया। यहीं से उसके बहुरंगी जीवन का एक और अध्याय आरंभ हुआ। अल्हड़ राजलक्ष्मी का कंठ सचमुच ही मधुर था। फिर स्वभाव से ही भीरू, शांत, वो गंभीर किशोरी गजानन को बहुत अच्छी लगी थी। कई दिनों तक होटल के गरिष्ठ अस्वाभाविक खाने के आडंबर से ही ऊब कर जैसे मनुष्य एक दिन घर की दाल रोटी के लिए तरस उठता है, ऐसी ही गजानन की ऊबी तृष्णा बड़े चाव से ही लक्ष्मी की ओर स्वयं आकर्षित हो गई थी। छिमिया के सस्ते कटाक्ष, नवाब जान की बाजारू अंगड़ाई, रंगीन प्रतिवेशनियों के टके के दो बिक्रह भ्रूभंग के पश्चात उसे राजलक्ष्मी की भोली शांत मुस्कान और पहाड़ी झील सी बड़ी बड़ी प्रशांत आँखों की गहराई खींचती चली गई। राजा प्रबोध रंजन स्वयं संगीत रसिक थे। उन्होंने गजानन को प्रत्येक सुविधा ही नहीं दी, अच्छी खासी तनख्वाह भी बांध दी। स्वयं उसके रियाज के लिए उन्होंने सबसे ऊपर की मंजिल का एक एकांत कमरा खुलवा दिया। कभी उन्होंने एक कमरा लखनऊ के फिरंगी महल का नक्शा उतार कर बनवाया था। खिड़कियों पर ऐसी ही पत्थर की महीन कटावदार झालरें थीं जो कांच स्थापत्य कला का अनुपम आभूषण रही हैं। पत्तियों और लता गुल्मों के प्राकृतिक पर्दे स्वयं ही लटकते नीचे तक लहरा गए थे। पहले पहले राजलक्ष्मी नित्य मदाम के साथ आती और गाना सीख कर चली जाती। फिर वो अकेली ही आने लगी। अपने गंभीर संयमित आचरण से गजानन मदाम का विश्वास जीत चुका था। इमेज बनाने में उस कुटिल प्रेमी ने अपनी पूर्व प्रेमिका से अद्भुत पाठ पढ़े थे। राजलक्ष्मी की संगीत शिक्षा के बीच कभी कभी स्वयं राजा प्रबोध रंजन भी आकर बैठ जाते। हमारी बात मानो बेटा, हमारी इस बिटिया का गला ख्याल गायकी का गला नहीं है। मीठे भजन कीर्तन यही सब चल सकता है इसके कंठ में। देखते नहीं, चौथे काले से ऊपर गाने को तैयारी नहीं होती है लड़की। परिश्रमी संगीत गुरु कितने यत्न से उनकी पुत्री को गाना सिखा रहे हैं, ये देख राजा साहब ने तीसरे ही महीने गजानन की वेतन वृद्धि कर दी। यही नहीं, अब वो कभी कभी उसे गजानन के साथ इधर उधर जमींदारी महलों में हो रहे संगीत जलसों में भी भेज देते। उनका स्नेहपूर्ण औदार्य से दिया गया यही प्रश्रय धीरे धीरे राजलक्ष्मी को पतन के गर्त की ओर ढकेलता चला गया। मदाम इस बीच चौकन्नी हो गई थीं। उन्होंने अपने अनुशासन के लगाम खींच ली, किंतु वहां आने से पूर्व प्रेम नगरी की भूल भुलैया का गहन अध्ययन गजानन की कुटिल बुद्धि को मांझ कर चमका गया था। कब और कैसे कठोर अनुशासन को भी घिस्सा दिया जा सकता है, वो सीख पढ़कर ही आया था। नवाब जान की दृष्टि बचा, वो उसकी अनेक किशोरी परिचारिकाओं को ऐसी ही भूल भुलैया से बड़े कुशलता से सेंध लगा चांदनी रात के डूबते द्विप्रहर में गंगा घाट में नौका विहार करा लाया था। उनके अक्षत कौमार्य का चिन्ह सुभग नासिका पर हिलती उनकी नथनी का लोलक समय से चल रही किसी घड़ी के ईमानदार पेंडुलम की भांति हिलता रहता और दुनिया को ठगने वाली ठगनी नवाब जान भी उन्हें नहीं पकड़ पाती। राजलक्ष्मी के अर्ध विकसित अबोध हृदय को जीतने में उस प्रेम कला में पटु प्रेमी को विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ा। मदाम इस बीच चैतन्य हो गई थीं और उन्होंने एक दो बार राजा प्रबोध रंजन को सावधान करने की चेष्टा भी की, पर राजा साहब ने हंसकर बात उड़ा दी थी। क्या बात कर रही हो क्रिस्टीन? लक्ष्मी एकदम बच्ची है और गजानन कैसा शरीफ लड़का है, देखती नहीं?
आज तक मैंने उसे आंख उठाकर बात करते भी नहीं देखा है। हमेशा नज़र झुकी रहती है लड़के की। मदाम को मन ही मन हंसी आई थी। वो उस मंद बुद्धि व्यक्ति को कैसे समझा सकती थी कि नज़र झुकाकर बात करने वाला व्यक्ति ही कभी तड़प कर पीठ पीछे छुरा भोंकता है। जानबूझकर ही उसने फिर लगाम ढीली कर दी थी। लेकर भाग जाए छोकरी को तो भला टले। वही तो अब उसके मार्ग का एकमात्र कंटक थी। आज इतने वर्षों के पश्चात गजानन जब दर्पण के सम्मुख खड़ा होता तब उसे लगता वो उसका प्रतिबिंब नहीं है, नवाब जान के कोठे में दर्पण के सम्मुख खड़े पंडित जानकी प्रसाद का ही प्रतिबिंब है। होंठों से बहती वैसी ही पान की पीक, पिचके कपोल, धसा ललाट और समय से पूर्व ही बुढ़ा गया चेहरा। आंखों के नीचे लटके अर्धचंद्राकार पपोटे, हाथों से बिठाता वो कनखियों से कॉलेज के लिए तैयार हो रही राजलक्ष्मी को देखता। उसका लावण्य जैसे समय के साथ साथ पुराने कार्तिकी शहद शाही और मीठा होता चला गया था। एक दिन तो उसके मकान मालिक तिवारी जी ने उससे पूछ भी दिया था, का हो पंडित जी, पंडिताइन तो तुमसे बहुत छोटी लगती हैं, दूसरे ब्याह किए हो का? लक्ष्मी के आने के साथ ही गजानन ने पीना एकदम छोड़ दिया था। 4-5 महीनों तक उसने अपने को साध कर रख दिया था। इसी बीच माननीय पत्नी को मनाने में उसने अपना आत्मसम्मान भी ताक पर धर दिया था। किंतु रात को जब वो पार्श्वशायिता पत्नी की हिमखंड सी शीतल देह को बड़े लाड़ दुलार से बाहों में बांधता, तब उसे लगता वो राजलक्ष्मी नहीं, अर्थी में बंधी उसकी निष्प्राण देह है। ये ठीक था कि उसने एक दिन भी पति के प्रणय निवेदन को व्यर्थ नहीं किया था, किंतु उस तनी देह के आत्मसमर्पण में न प्रेम की ललक रहती, न साहचर्य का सुख। शायद वही कुंठा नैराश्य गजानन को एक बार फिर उसकी भूली बिसरी मधुशाला की ओर खींच ले गया। अब उसने प्रतिशोध की भावना से पीना आरंभ कर दिया। कभी कोई दयालु रिक्शावाला उसकी अवश्य देह लाद कर दरवाजे पर पटक जाता, कभी लक्ष्मी के प्रतिवेशी उसे नाली में से उठाकर घर ले आते। शराब के नशे में चूर गजानन लक्ष्मी के अतीत के गड़े मुर्दों को बड़े विभत्स ढंग से उखाड़ने लगता, तो वो उसे घसीट कर गृह के एक अंधेरे निर्जन कमरे में डाल ताला लगा देती। वहीं से चीख चीख कर वो उसे गाली देता रहता और जब गला थक जाता तब वहीं सो जाता। कभी कभी उसे कमरे में परोसी थाली पर ही वमन कर वो उसी पर औंधा पड़ा मिलता, पर कभी नशा उतरने पर अपने ही हैंगओवर से दग्ध वो कोने में सिमटा सिकुड़ा टुकुर टुकुर देखता रहता। एक ही शहर में रहकर भी वेरोनिका ने शायद जानबूझकर ही कभी लक्ष्मी को खोजने की चेष्टा नहीं की थी। एक बार हजरतगंज में लक्ष्मी नतमस्तक खड़ी प्रसाद चढ़ा रही थी, तभी सहसा वेरोनिका उसका स्कंद स्पर्श करती वहीं से निकल गई थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा, पर किसी ने भी चेहरे पर हृदय के एक भाव को भी नहीं फटकने दिया। घर लौटने पर उस दिन लक्ष्मी का मन किसी भी काम में नहीं लगा था। बार बार उसे वेरोनिका की वो कठोर उदासीन मुद्रा व्याकुल करती रही थी। उसी दिन आधी रात को गजानन शराब के नशे में चूर होकर लौटा तो नित्य की भांति उठकर उसे खाना देने भी नहीं गई। सुरंगमा ने ही लड़खड़ाते पिता को पलंग पर लिटा दिया था। लक्ष्मी को अब सारी चिंता सुरंगमा की थी, किंतु उसके रहस्य में अतीत की संदिग्धता प्रतिपल उसके कौतूहल को उकसाती जा रही थी। शैशव की स्मृति बड़ी प्रखर होती है। वेरोनिका का स्नेह पगा वात्सल्य, लाल बाग के उस बंगले की ब्यूगन वेलिया की बेल, फिरोजी आंखों वाले डैडी की स्मृति कभी कभी किसी बहुत पुराने एल्बम में लगे धुंधले रंग उड़े चित्रों की भांति उसे व्याकुल कर देते। एक दिन अतीत के गहन अंधकार में परिचय की पगडंडियां टटोलती सुरंगमा का पथ स्वयं उसके मदालस जनक के प्रलाप ने ही आलोकित कर स्पष्ट कर दिया। बड़ी सती सावित्री बनती है ससुरी, जैसा बाप वैसी बेटी। नाम के बनते थे राजा, उनकी क्या एक गौहरजान थी? उस ससुरी मेम के साथ मिलकर अपनी पत्नी की हत्या की। जब बाप ही ऐसा था तब बेटी क्यों रंग नहीं लाती? पहले हमारी लुटिया डुबोई, फिर भागी उस फिरंगी गार्ड के साथ। अभी भी लखनऊ की हर गली में न जाने कितने यार हैं इसके। सुरंगमा का हाथ पकड़कर लक्ष्मी फिर बरामदे की जाफरी में खींच ले गई थी। उसके जीवन के इस विकृत का प्रस्तुत किया गया आधा इतिहास जब पुत्री सुन चुकी थी, अब उसे सब कुछ बता देने में ही श्रेय था। धीरे धीरे अंधकार उस एकांत जाफरी में मूर्तिवत बैठी माँ बेटी की उदास छाया को ग्रस गया था। बंद कमरे में चीखता चिल्लाता गजानन शायद
शांत होकर नशे के गहन घोर में डूब गया था। लक्ष्मी ने जानबूझकर ही बत्ती नहीं जलाई। पुत्री का चेहरा देखने पर शायद उसका साहस स्वयं ही हथियार डाल दे। सुरंगमा स्तब्ध होकर जननी के जीवन का विचित्र इतिहास सुन रही थी। फिर उसने तीखे स्वर में ही उससे पूछा था, माँ, इतने वर्षों में तुमने क्या एक बार भी उन लोगों की खबर नहीं ली? नहीं। लक्ष्मी का दृढ़ स्वर सुरंगमा को चौंका गया था। मैं क्या इतनी अकृतज्ञ हूँ बेटी? न जाने कितनी बार उस ओर जा जाकर आधे रास्ते से लौट आई हूँ। मैं जानती हूँ वेरोनिका तुझे कितना चाहती है। एक बार तुझे देखने को वो भी उतनी ही व्याकुल हुई होगी, पर मैं ये भी जानती हूँ कि एक बार वहाँ से चली आने पर वो अब दोबारा कभी मुझे वहाँ नहीं देखना चाहेगी। ये बस मेरे भाग्य का दोष है बेटी। कभी मेरे पिता ने काशी के एक महापंडित को मेरी कुंडली दिखाई थी। कुंडली की गणना कर पंडित जी ने मुझे जिस स्नेह विगलित दृष्टि से देखा था, उसे मैं आज भी नहीं भूली हूँ। आश्चर्य होता है राजा साहब, उन्होंने कहा था। इस वैभव में लालिता आपकी इस राजकन्या की कुंडली में ऐसे ग्रह देखकर महा आश्चर्य होता है। यदि कुंडली सही बनी है तो, कहकर वो सहसा मेरी ओर देखकर हंसकर बोले, जाओ बेटी, खेलो जाकर। पिता से ही एकांत में कुछ कहना चाहते हैं, ये मैं छोटी होने पर भी खूब समझ गई थी। वहाँ से उठ तो गई, पर तुलसी के गमले के पीछे छिपकर चुपचाप सुनती रही। कहिए कहिए पंडित जी, संकोच क्यों करते हैं? राजा साहब, वो धीमे स्वर में फुसफुसाए, सब ग्रह नीच राशि में शत्रु के नवांश में हैं, समझे आप? दशम से भिन्न स्थान में हैं। अर्थात? पापा का चेहरा न जाने कैसा हो गया था। शायद वो मन ही मन समझ गए थे कि मेरी कुंडली के ग्रह बहुत सुविधा के नहीं हैं। ये लड़की दुखी मानसिक चिंताओं से ग्रस्त रहकर आजीवन दरिद्रता का दुख भोगेगी। कैसी बात कर रहे हैं पंडित जी? मयूरभंज के राज परिवार में इसका रिश्ता पक्का कर चुका हूँ। उस रियासत के वैभव को बंगाल में कौन नहीं जानता? किंतु ठीक 2 ही वर्षों में काशी के उस महापंडित की भविष्यवाणी मेरे जीवन में साकार होकर उतर आई थी। मैंने आज तुझसे कुछ भी नहीं छिपाया सुरंगमा। जो ठोकर मैंने खाई है उससे तुझे बचा सकूं, यही मैंने आज तक आंचल फैलाकर मांगा है। कई बार जी में आया लखनऊ छोड़कर कहीं चली जाऊं, पर जाती भी कहाँ। पिता ग्रह लौट जाने का प्रश्न ही नहीं उठ सकता था। जो ग्रह मेरी आंखों के सामने ही विध्वंस हो चुका था, उसका अस्तित्व भी शायद अब मिट चुका होगा। तेरे पिता की जन्मभूमि मुझे कभी भी नहीं स्वीकारेगी, ये तेरे पिता मुझसे कई बार कह चुके थे। मैं तेरे ही कारण तेरे पिता को छोड़कर कहीं नहीं गई। सोचती थी तूने ब्राह्मण की पुत्री होकर जन्म लिया है, जो तेरा पिता है उससे तुझे कभी विलग नहीं करूँगी। जितनी ही बार मदान्ध पति का अन्याय मेरे चित्त को विद्रोही बनाता, उतनी ही बार मेरे जन्मगत संस्कार उस विद्रोह को दबा देते। मैंने अपनी माँ की असीम सहनशीलता देखी है। पिता के बड़े अन्याय को भी उन्होंने मृत्यु पर्यंत बिना किसी उपालंब के झेला था। कहती थी, मुन्नी, तेरे लिए ही तो मैं यहाँ से नहीं जाती। पिता के जीवित रहने पर भी यदि संतान किसी और के घर पले तो इससे बड़ा उसका दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। मुझे भूखा मार रही है तू। अरे ओ राजा साहब की राजकन्या, हाय, मुझे इन माँ बेटी ने भूखा मार दिया है रे। गजानन होश में आकर चीखने लगा तो सुरंगमा हड़बड़ा कर उठ गई। पिता के अविवेकी आचरण के बावजूद उसे गजानन से अनोखा लगाव था। उधर उसके लिए गजानन के प्यार का भी अंत नहीं था। नशे में चूर रहता तब भी सुरंगमा ही उसे हाथ पकड़कर पलंग पर लिटा देती, और जब वो नशे के गहन घोर से चैतन्यावस्था से अस्पष्ट आलोक में मिचमिचाई आंखें खोलता, सुरंगमा ही उसके बिखरे बालों में उंगलियां फेरकर पूछती, कैसी तबीयत है बाबा, चाय पिएंगे? पुत्री के सुकुमार चेहरे में वर्षों पूर्व की विस्मृत जननी का वात्सल्य उसे पश्चाताप की दहन से झुलसा कर रख देता। शराब के हैंगओवर में डूबा गजानन फिर कभी कभी अबोध शिशु सा सुबकने लगता। मुझे माफ़ कर दे बेटी, मैं तेरा निकम्मा बाप हूँ, अधम, पशु, शराबी, एकदम निकम्मा। छी छी बाबा, कौन कहता है आप निकम्मे हैं? इस बार नेशनल प्रोग्राम में आकाशवाणी के नए अंक में आपकी तस्वीर छपी है, देखिए आपने। कितनी प्रशंसा लिखी गई है आपकी, पढ़कर सुनाऊं? एक क्षण को घायल पशु की सी पीड़ित आंखों की पुतलियों में चमक आती और फिर बुझ जाती। नहीं, मेरी गायकी मर गई सुरंगमा। और जानती है किसने मारा है उसे? तेरी माँ ने।
वो उत्तेजित होकर बैठ जाता और इससे पूर्व कि वो जननी का अतीत दोहराता, सुरंगमा एक ना एक बहाना बनाकर उठ जाती। माँ और पिता का यही वैमनस्य धीरे धीरे सुरंगमा को अस्वाभाविक रूप से उदासीन बना गया था। हंसना तो वो जैसे जानती ही नहीं थी। नुकीले चिबुक से लेकर चित्रांकित भ्रूभंग विलास में कहीं भी आनंद की रेखा ढूंढे नहीं मिल सकती थी। उसकी यही उदासीनता उसके चेहरे को एक तटस्थ अहंकार से रंग गई थी। शायद यही उस गंभीर चेहरे का सबसे बड़ा आकर्षण भी बन उठा था। जिस उम्र में लड़कियां ओढ़ने पहनने के पीछे दीवानी बन उठती हैं, उस वयस की तृष्णा भी उसे बौद्ध भिक्षुणी सा वीतरागी बना गई थी। माँ ही उसे बीच बीच में टोकती रहती, यूनिवर्सिटी जा रही है सुरंगमा, और अपनी साड़ी तो देख जरा। क्यों, क्या हो गया माँ, अच्छी तो है। हल्दी का दाग लगा है आंचल में, कई बार कह चुकी हूँ आंचल से हाथ मत पोछा कर, झाड़न तो टंगा रहता है। जा, मेरी नीली कोटी इस्त्री कर रख कर आई हूँ, पहन जा। लंबे बालों को उसने अपनी माँ से विरासत में पाया था, किंतु जहाँ दुख शोक के बीच भी लक्ष्मी आज तक बड़े यत्न से अपनी अपूर्व केश राशि के मूलधन को सेतती चली आई थी, वहीं सुरंगमा कभी बिना सुलझाए ही हाथ से जूड़ा लपेट लुपूट के यूनिवर्सिटी चली जाती। गजानन मन ही मन अपनी इस रूपवती पुत्री से डरता भी था। इधर अपनी ही लापरवाही से वो अच्छी खासी नौकरी गंवा बैठा था। संगीत समारोहों में अब तक उसे बड़े सम्मानपूर्ण आग्रह से आमंत्रित किया जाता था, किंतु धीरे धीरे आयोजक उसके आत्मसम्मानहीन निर्लज्ज आचरण से क्षुब्ध हो उठे थे। जिन एक दो समृद्ध ग्रहों में वो ट्यूशन करता था, वहाँ से भी न जाने कितनी बार अग्रिम वेतन लेकर वो उनकी नज़रों में अपने को यथेष्ट गिरा चुका था। उधर राजलक्ष्मी का स्वास्थ्य निरंतर गिरता चला जा रहा था। महत्वाकांक्षिणी राजलक्ष्मी जान गई थी कि इसके स्वयं का जीवन अब बुझते दिए की लौ की ही भांति टिमटिमा रहा है। इसी से उसका प्रत्येक क्षण अब पुत्री के भविष्य का जाल बुनने में ही व्यतीत होता था। सुरंगमा, मेरी बड़ी इच्छा है कि तू कंपटीशन में बैठे, पर मेरी इच्छा तो नहीं है माँ। वो हंसकर तत्क्षण माँ का प्रस्ताव खोटे सिक्के सा फेर देती। लक्ष्मी का हृदय धड़कने लगता, कहीं उसी किसी कोई मूर्खता तो नहीं कर बैठी अभागी। तब क्या करेगी? दिन रात शराबी बाप को दरवाजे से उठाकर पलंग पर लिटाती रहेगी क्या? या मेरी तरह मास्टरनीपन जीवन भर खूंखार सिरफिरी इंस्पेक्टरनियों की धौंस सहेगी? सुन ले लड़की, सरकारी कॉलेज की मास्टरनी बनी तो वे विभागीय शेरनियाँ तेरा खून पीती रहेंगी, और किसी प्राइवेट कॉलेज की नौकरी की तो नरबख्शी मैनेजर तेरा जीना दूभर कर देंगे। नीरा चतुर्वेदी, श्यामला मुखर्जी, मीता धर, सब तो तेरी यूनिवर्सिटी की लड़कियां थीं। आज कोई एसडीएम है तो कोई डिप्टी सेक्रेटरी। पर मैं ना नीरा हूँ, ना श्यामला, ना मीता, मैं तो सुरंगमा हूँ माँ। पुत्री की निर्दोष निश्चल हंसी में भी उसका दृढ़ निश्चय स्पष्ट हो जाता। वो समझ जाती कि वो उसकी पुत्री नहीं, उसके जन्म का सिंह लग्न बोल रहा है। रोग की व्यथा से भी अधिक व्यथा थी उसे अपनी सांसारिक बुद्धिहीना पुत्री के भविष्य की। अस्वस्थ रुग्ण शरीर को एक प्रकार से घसीटती ही वो कॉलेज जाती, लौटती तो लगता गिर पड़ेगी। प्रायः ही वो बिना खाए ही सो जाती। ये सुरंगमा ने देख लिया था। माँ, इधर तुम बराबर लंघन कर रही हो। एक दिन उसने सकपकाई माँ को पकड़ लिया। आईने में अपना चेहरा देखती हो कभी? क्यों, क्या हो गया है री मेरे चेहरे को? लक्ष्मी ने हंसकर बात उड़ाने की चेष्टा की, किंतु उसकी आंखें छलछला आईं। मैंने तुम्हारे लिए मीरा से कहकर कल अपॉइंटमेंट ले लिया है। तुम कल कॉलेज नहीं जाओगी, 8 बजे मेडिकल कॉलेज पहुंचना है। पता नहीं तू क्यों मेरे पीछे पड़ी है, ठीक तो हूँ। लक्ष्मी का बुझा स्वर सुनकर ही सुरंगमा समझ गई थी कि लाख छिपाने पर भी लक्ष्मी अपनी अस्वस्थता को निसंशय चित्त से ग्रहण नहीं कर पा रही है। उसका संशय छिन्न मन स्वयं ही किसी अपरिणामदर्शी संकट की दुश्चिंता में निष्प्राण होता जा रहा है। ये सुरंगमा खूब समझ रही थी। बड़ी भाग दौड़ के पश्चात एक दिन वो माँ के असाध्य रोग के चिन्ह पहचान कर लौटी। उस दिन उसके लिए एक नई विपत्ति मुँह बाए खड़ी थी। माँ को पहले ही दिन वेतन मिला था। मानसिक उद्वेगों में उलझी सुरंगमा ने उसे अपने खुले सूटकेस की जेब में डाल दिया था। माँ के नित्य चुकते जा रहे रक्त कोष की पूर्ति करने डॉक्टर ने उसे अविलंब उसके ब्लड ग्रुप का रक्त जुटाने का आदेश दिया था। जब वो लिफाफा निकालने लगी तब वहाँ कुछ भी नहीं था।
वर्षों पूर्व जिस गजानन ने जननी के संचित कोष पर डाका डाला था, वही गजानन आज पत्नी के दुर्दिन में उसी को लूटपाट कर निर्मम लुटेरा सा फिर अदृश्य हो गया। माँ को बिना कुछ बताए सुरंगमा उद्भ्रांत से भटकती अपनी मित्र मीरा के घर पहुंची। मीरा समृद्ध पिता की पुत्री थी। 500 रुपये की तो वो आए दिन साड़ियाँ ही खरीदती रहती थी। पिता के काले धन का इससे अच्छा उपयोग और हो भी क्या सकता था। तीनों भाई बहनों के पास अपनी अपनी निजी गाड़ियाँ थीं। पिता की 3 नवनिर्मित कोठियाँ बड़े बड़े सरकारी प्रतिष्ठानों का दफ्तर बनी एक एक ICS अफसर की तनख्वाह उगलती थी। कुत्सित पत्नी के दहेज में मिली अटूट धनराशि का मूलधन ज्यों का त्यों धरा था। ब्याज आता तो सरपणी के अंडों की भांति मूलधन उसे स्वयं निगल अजगर सा मोटा हो होकर फूलता जा रहा था। तराई में एक फार्म भी खरीद उन्होंने वहाँ एक शैंटी बना ली थी। वरिष्ठ सरकारी अफसर आए दिन उस शैंटी के अतिथि बनते और मीरा के पिता की उदार मेजबानी उनके नारी लोलुप चित्त को परम तृप्ति का तिलक लगा विदा करती। पत्नी के नाम मोटा जीवन बीमा था, जो उसकी रहस्यमय आकस्मिक मृत्यु के पश्चात किसी विदेशी बैंक में जमा कर दिया गया था। स्वयं लब्ध प्रतिष्ठित चिकित्सक थे। इसी से पत्नी की फाइल दाखिल दफ्तर करने में उन्हें विशेष परिश्रम नहीं करना पड़ा। चीफ सेक्रेटरी से लेकर शासन के अनेक महत्वपूर्ण छोटे मोटे पदाधिकारी उनकी मुट्ठी में बंद रहते। उत्कोच देने और लेने की उनकी अपनी मौलिक प्रणाली थी। दोनों होनहार बेटे विभिन्न विश्वविद्यालयों से अपने काले चेहरे पर कालिक पुतवा अब घर ही में गांजे चरस का दम खींच रहे थे। पिता की उपस्थिति में ही सिगरेट का सुट्टा खींचती, अंधाधुंध हवा के वेग से कार भगाती मीरा सिन्हा पूरे शहर में बदनाम थी। इसी से जब उस जैसी लड़की से सुरंगमा की मैत्री हुई, तब राजलक्ष्मी मन ही मन शंकित भी हुई थी। सुरंगमा, तेरे साथ जो लड़की उस दिन आई थी, मुझे कुछ जची नहीं बेटी, उसने एक दिन कह दिया। देखने में जैसी लगती है वैसी नहीं है वो माँ। मीरा को तुम नहीं जानती, एकदम ही भोली लड़की है। भोली? माँ के स्वर में विस्मय की झलक कुछ तीखी हो गई थी। एक दिन वो सुरंगमा को छोड़ने आई तो खिड़की के पर्दे की ओर से लक्ष्मी उसे देर तक देखती रही थी। बैजनी शर्ट, सिल्क की शोक साड़ी, पट्टी से ब्लाउज का निर्लज खुला गला, जो कल्पना के लिए कुछ भी बाकी नहीं रख गया था। गाढ़ी लिपस्टिक और नाक पर हिल रही सोने की नन्ही सी बाली। शायद उसी बाली का अस्तित्व उस चेहरे के स्तर को एकदम से सस्ता बना गया था। बहुत पहले वो एक बार गौहर मासी के साथ उनकी मौसेरी बहन के लड़के के अन्नप्राशन पर सोनागाछी गई थी। गौहर मासी ने उसे खूब सिखा पढ़ा कर कहा, तुई जे आमार संगे सोनागाछी गिए छिल्ली, माँ बाबा के किछु बलिश ना बुझली। अर्थात तू मेरे साथ सोनागाछी गई है, ये माँ बाप को मत बतलाना, समझी। ऐसे ही सांवले चेहरे पर नन्ही नथुनियाँ हिलाती ना जाने कितनी किशोरियाँ उसे घेर कर बैठ गई थीं। एकदम वैसा ही चेहरा लगता था उसे सुरंगमा की इस तेज तर्रार सहेली का। एक हाथ में गिलट का कड़ा था और दूसरे हाथ स्टीयरिंग व्हील पर। उंगली पर टप टप दमकती हीरे की अंगूठी के साथ साथ सिगरेट के ज्वलंत स्फुरलिंग को देखकर लक्ष्मी और सहम गई थी। उसके सम्मुख खड़ी उसकी शालीन पुत्री उसका जीवंत विरोधाभास लग रही थी। तांत की चौड़े लाल पाड़ की साड़ी, लापरवाही से बंधा शिथिल जूड़ा पतली ग्रीवा पर ढुलक गया था। अस्तगामी सूर्य की मंद रश्मियाँ उसके मंद स्मित को और भी आकर्षक बना गई थी। सांस रोककर उसे देख रही लक्ष्मी जैसे अपनी ही पुत्री को नहीं पहचान पा रही थी। क्या सचमुच ही सुरंगमा इतनी सुंदर थी, या कार में बैठी उसकी उत्सुक सखी की काली छाया में उसकी सौंदर्य किरणें इतनी प्रखर लग रही थीं। मीरा का चेहरा, आचरण, रहन सहन सब कुछ सुरंगमा से एकदम विपरीत था, किंतु सुरंगमा उसकी मैत्री के आमंत्रण को अस्वीकार नहीं कर पाई थी। उस मुंहफट अहंकारी लड़की के निष्कपट औदार्य ने ही उसे सबसे पहले आकर्षित किया था। एक दिन एक बुढ़िया उसकी तेज कार से टकराकर गिर पड़ी थी। दुर्भाग्य से वो उस दिन सुरंगमा को ही घर छोड़ने जा रही थी। मार्ग एकदम निर्जन था। चाहती तो उस मूर्छिता बुढ़िया को वहीं छोड़कर बड़ी सुगमता से भाग कर निकल सकती थी, पर मीरा उसे उठाकर स्वयं अस्पताल ले गई, ये जानने पर भी कि उसका कोई आत्मीय नहीं है और वो खोमचा लगाकर ही पेट पालती है। मीरा ने उसकी सेवा शुश्रूषा का ही भार ग्रहण नहीं किया। अस्पताल से मुक्त होने पर उसे अपने घर ले आई। तब से बुढ़िया उसी के साथ थी।
मीरा के आदर यत्न ने अब उसके चेहरे की झुर्रियों को भी मिटा दिया है। ये देख एक दिन सुरंगमा ने उसे हंसी हंसी में छेड़ दिया था। वाह बुढ़िया, तुम तो पहचान ही में नहीं आती। लगता है खूब खिला पिला रही है मीरा, क्यों? बुढ़िया एकदम गदगद हो गई थी। भगवान करे ऐसन मोटर की टक्कर हमको बार बार लगे। मीरा के वाहे औद्धत्य और अंतर की शालीनता में धरती आकाश का अंतर था। फिर भी विपत्ति आने पर सुरंगमा ने कभी अपनी उस उदार सखी के वैभव का लाभ नहीं उठाया था। कई बार ऐसे अवसर आए थे जब सुरंगमा का रूखा व्यवहार मीरा को क्षुब्ध कर गया था। जब कभी वो पिता के साथ इधर उधर घूमने जाती, सुरंगमा के लिए एक ना एक दामी उपहार लाना नहीं भूलती, किंतु प्रत्येक बार सुरंगमा ने उसके उपहार को लौटा उसे महीनों के लिए अप्रसन्न कर दिया था। वो स्वयं कभी मीरा के घर नहीं जाती थी। एक ही दिन उसके आग्रह पर उसके जन्मदिन की पार्टी में गई तो मीरा के जुड़वा भाइयों की शुंभ निशुंभ की सी जोड़ी उसे निरंतर आंखों ही आंखों में निगलती जा रही थी। किंतु उस दिन जब गजानन लक्ष्मी का पूरा वेतन ही लेकर अदृश्य हो गया, तब वो हार कर मीरा ही के पास गई थी। मीरा पलंग पर औंधी पड़ी सो रही थी। सुरंगमा की पदचाप सुनकर ही शायद वो जग गई। अरे तू इतनी सुबह सुबह? वो हंसकर उठ बैठी और सुरंगमा का हाथ खींचकर उसे पलंग पर बिठा लिया। आज निश्चय ही मेरा दिन अच्छा कटेगा सुरंगमा। चंडीदास का पद सुना है तूने? प्रभात उठिया जे मुख हेरीनू, दिन जावे आजी भालो। सुबह? इसे तू सुबह कहती है? 9 बजे तो घर ही से चली थी, उस पर रिक्शा नहीं मिला, पैदल आई हूँ, पौन घंटा तो लगा ही होगा, और तू कहती है सुबह? क्या रोज़ इतनी ही सुबह तक तू सोती है? अरे क्या बताऊं, रात को बड़ी देर हो गई थी सोने में। पापा ने अपने कुछ विदेशी मित्रों को बुलाया था। पहले सोचा तुझे बुला लूं, पर बुलाने पर भी तू क्या कभी आती है? फिर भला मैं खुद जाकर तुझे पकड़ ही लाती, पर तेरे पापा ने बताया कि तेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। मेरे पापा? सुरंगमा का चेहरा फक पड़ गया। मेरे पापा कहाँ मिले तुझे? क्यों, कल तूने ही तो उन्हें यहाँ भेजा था ना? मैंने? सुरंगमा आश्चर्य से उसे देखती, फिर स्वयं बड़बड़ाने लगी थी। मेरी ही भूल थी मीरा, आई शुड हैव टोल्ड यू। पर एक बात बता, तुझसे कुछ रुपए मांग कर तो नहीं ले गए? सुरंगमा का स्वर रुआंसा हो गया। उन्होंने कहा तेरी माँ के लिए खून की कुछ बोतलें खरीदनी हैं। शनिवार के कारण बैंक 12 ही बजे बंद हो गया था और इतवार को भी वो रुपए नहीं निकाल पाएंगे, इसी से तूने 300 रुपये मंगवाए हैं। भाग्य से मेरे बटुए में ही 300 रुपये पड़े थे, मैंने उठाकर दे दिए। पर क्या बात है सुरंगमा, तू इतनी घबराई क्यों लग रही है? क्या कुछ हो गया है तेरे पापा को? हो जाता तो बहुत अच्छा होता मीरा। शर्म आ रही अपने पिता के लिए ऐसी बातें कह रही हूँ, पर तुझे कैसे बताऊँ, पिता होकर भी वो हमारा कितना बड़ा अनिष्ट कर गए हैं। अभी तो तेरा ही पता लगा और न जाने किस किस से रुपया ले गए हैं। सुरंगमा की आंखों से आंसू बहते जा रहे थे। उसने उन्हें पोंछने का भी कोई प्रयत्न नहीं किया। आवेश में उसका पीला चेहरा रह रह कर तमतमा उठता। लगता था कि इस बीच यदि वो पिता को देख लेती तो धक्का देकर बाहर निकाल देती। तब क्या तेरी माँ के लिए खून लेने की बात भी झूठी थी? थैंक गॉड, मैं तो अभी तेरे यहाँ आने की ही सोच रही थी। चलो, तेरी माँ तो ठीक है? नहीं मीरा, माँ ठीक नहीं है। उनके लिए खून की बोतलें भी खरीदनी हैं, पर मैंने उसके लिए बाबा को तेरे यहाँ नहीं भेजा था। मैं आज उसी के लिए तेरे पास आई थी, पर मैं क्या जानती थी कि मेरे आने से पहले ही बाबा माँ के साथ साथ मेरा भी खून पीकर चले गए हैं। उसका गला रुंध गया। मीरा ने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। ऐसे मत रो सुरंगमा, मैं चाय मंगवाती हूँ। चल उठकर हाथ मुँह धो ले, चाय पीकर हम दोनों तेरे घर चलेंगे। तू रुपए की चिंता मत कर, पर आज तक तूने मुझे क्यों नहीं बताया? क्या मैं इतनी पराई हूँ? थोड़ी देर में नौकर चाय की ट्रे धर गया। मीरा तैयार होकर आई तो देखा खिड़की पर खड़ी सुरंगमा शून्य भरी दृश्य से ऐसे देख रही थी जैसे सब कुछ लुट गया हो। आज तक मीरा कभी उसके घर के भीतर नहीं गई थी। उस सकरी गली के बाहर ही कार खड़ी कर सुरंगमा घंटों मीरा से बतियाती रहती, किंतु आज तक कभी उसने उससे भीतर चलने का आग्रह नहीं किया था। खिड़की के फड़फड़ाते जीर्ण पर्दे के पीछे खड़ी उन दोनों को देखती सुरंगमा की माँ को उसने कई बार देखा था। ये तेरी माँ है क्या सुरंगमा? एक दिन उसने पूछ भी लिया था। हाँ, सुरंगमा के संक्षिप्त उत्तर में फिर भी माँ से मिला देने का आह्वान नहीं उभरा था। एकदम तेरी बड़ी बहन लगती है ये, मुझे मिलवाएगी नहीं माँ से? सुरंगमा का चेहरा न जाने कैसा हो गया था। मिलकर क्या करोगी?
उसने खिसियाए सकपकाए स्वर में कहा था, आज मंगल है ना, माँ का दिन भर का मौन व्रत रहता है, फिर कभी ले चलूँगी। स्पष्ट था कि वो मीरा को अपने गृह के विचित्र परिवेश से परिचित नहीं कराना चाहती थी। उसी दिन मीरा उसके साथ गई तो बाहर से एकदम ही सकरे उस 2 मंजिले मकान की बनावट के विपरीत अंतरंग कक्षों की स्वच्छता देख अवाक रह गई थी। बाहर का कमरा शायद उसके पिता का था। एक कोने में तबलों की जोड़ी धरी थी, दूसरी ओर तानपूरा टिका था। कौन? राजलक्ष्मी का क्षीण स्वर आया। मैं हूँ माँ। सुरंगमा का मृदु स्वर और भी नम्र हो उठा। मीरा तुमसे मिलने आई है, कह वो उसे हाथ पकड़कर माँ के पास खींच ले गई। पास पास धरे 2 पलंगों की परिधि ने पूरे कमरे को घेर लिया था। फिर भी किनारे धरे बक्सों को यत्न से ढांप ढूंप बैठने का तख्त बना दिया गया था। मीरा उसी पर बैठ गई। कुछ ही देर पूर्व अवसन्न अगरबत्ती का संदली धुआं अभी भी कमरे में मंडरा रहा था। माँ, ये मीरा है। माँ की चुप्पी से अप्रस्तुत खड़ी सुरंगमा सहम गई। उसे लौटने में देर हो गई थी। इसी से क्या माँ अप्रसन्न हो गई थी या मीरा की उपस्थिति उसे विरक्त कर गई थी? माँ, उसने बड़े लाड़ से पुकार कर लक्ष्मी के बालों को सहलाया। मरने दे मुझे, मरने दे। लक्ष्मी का सारा आक्रोश अकारण ही रुलाई में फूट पड़ा। तुम सब मुझसे ऊब गए हो, मैं जानती हूँ। मैं तुम सबका बोझ बन गई हूँ। जहर देकर मार डालो मुझे। बार बार सिसकियों से हिलती माँ की दुर्बल देह को थामती सुरंगमा स्वयं टूटती जा रही थी। फिर भी उसने हृदय के आवेग से कंठ स्वर को जरा भी विचलित नहीं होने दिया। क्या बचपना कर रही हो माँ? कौन ऊब गया है तुमसे? मैं तो काम से ही बाहर गई थी माँ। आवेग से फूट गई रुलाई लक्ष्मी के रोग कातर दुर्बल चित्त को स्वयं ही हल्का कर गई। आंचल से आंखें पोंछ कर वो चुपचाप लेटी रही। कहीं दर्द है क्या? सुरंगमा यंत्रणा व्यथित चेहरे को फिर ऐसे दुलारने लगी जैसे वो स्वयं माँ हो। नहीं, लक्ष्मी ने सिर हिला दिया। मीरा, तू माँ के पास बैठ, मैं माँ की कैप्सूल ले आऊँ। पर मीरा बैठी नहीं, उठकर उसके पीछे पीछे ही चली गई। गैस जलाकर सुरंगमा ने पानी चढ़ा दिया और आंचल से आँख पोंछने लगी। मीरा ने अपने दोनों हाथ उसके कांपते कंधों पर धर दिए। सुरंगमा, इनकी हालत तो ठीक नहीं दिखती, तो इन्हें अस्पताल कब ले जा रही है? सोच रही हूँ कानपुर ही ले जाऊँ। डॉक्टर मिश्रा ने मुझे सब कुछ बता दिया है। कब तक ऐसे खून चढ़ाया जा सकेगा? मुझे तो लगता है रोग से अधिक माँ स्वयं अपने को भुला रही हैं। उन्हें अब जीने की कोई इच्छा शेष नहीं रही, ये मैं खूब समझती हूँ। सुरंगमा आंसुओं के वेग को रोक नहीं पा रही थी। सुरंगमा, देख, कानपुर ही ले जा या बम्बई, इस रोग को अंत तक डॉक्टर कभी पराजित नहीं कर पाए हैं। 2 साल पहले लगभग यही अवस्था मेरी मामी की भी थी। कलकत्ते के एक प्रसिद्ध होम्योपैथ ने उनके जीवन की अवधि 2 वर्ष तो बढ़ा ही दी थी। तू कहे तो मैं सब प्रबंध कर दूँ। मेरी ननिहाल उत्तरपाड़ा में है, वहीं वो होम्योपैथ भी रहते हैं। हार कर माँ को लेकर सुरंगमा वहीं गई थी। पहले मीरा की ननिहाल के अपरिचित परिवेश में रुग्ण माँ को लेकर जाने में सुरंगमा को संकोच तो हुआ था, पर फिर मीरा ने ही उसे एक प्रकार से ढकेल कर कलकत्ता भेज दिया था। वो स्वयं उसे कार में स्टेशन पहुंचा गई। 100 की मोटी गड्डी भी सुरंगमा के पर्स में उसने डाल दी थी। उस दिन माँ की तबीयत शायद सुदीर्घ अंतराल के पश्चात जन्मभूमि से मिलने के उत्साह में स्वयं ही सुधर गई। बहुत दिनों बाद राजलक्ष्मी ने स्वयं जूड़ा बनाया, कपड़े बदले, विदा देने आई अपने कॉलेज की प्रिंसिपल अध्यापिकाओं से हंस हंस कर बातें की, किंतु जब ट्रेन चली तब वो कटे पेड़ सी निढाल होकर बर्थ पर लेट गई। सुरंगमा ने माँ का हाथ पकड़कर धीरे से दबा दिया। लक्ष्मी की आंखें भर गईं। उस दबे स्पर्श की भाषा वो समझ गई थी। कभी कुछ न बोलने वाली उसकी पुत्री जैसे उससे उसी स्पर्श के माध्यम से कह रही थी, माँ घबराना नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। स्टेशन में मीरा के मामा की कार आई थी। मीरा की ननिहाल में अब उसके विधुर मामा और नानी ही रहते थे। मामा के इकलौते पुत्र ने जर्मनी में ही विवाह कर वहीं गृहस्थी जमा ली थी। आने से पहले मीरा ने उसे मामा का पूरा हुलिया ही नहीं बताया, उनका चित्र भी सुरंगमा के पर्स में रख दिया। वैसे तो तू उन्हें बिना इसके भी पहचान लेगी। पूरे कलकत्ते में मेरे मामा सा बदसूरत व्यक्ति तुझे ढूंढने से भी नहीं मिल सकता। लाखों की भीड़ में भी मामा खड़े रहें तब भी कोई उनकी गंध मादन सी भीमाकार देह को पहचान सकता है। ठीक ही कहा था उसने।
चुनी शांतिपुरी धोती और अद्धी की चुन्नटदार बाहों वाले कुर्ते में सोने के बटन चमकाते मीरा के मामा को माँ बेटी ने एक ही साथ पहचान लिया। सुरंगमा ही माँ को सामान के साथ छोड़कर कुछ हिचकती आगे बढ़ी थी। क्षमा कीजिएगा, आप ही क्या गौर प्रसन्न सिन्हा हैं? अरे हाँ हाँ, यह भी भला कोई पूछने की बात है। मेरी भांजी ने क्या बताया नहीं तुम्हें? विधाता का सारा रॉ मटेरियल बस एक यही अभागी काया गढ़कर शेष हो गया। नकली दांतों की स्निग्ध हंसी पहली झलक में सुरंगमा का सारा संकोच बहा गई थी। लक्ष्मी को इनवैलिड चेयर में बैठा वो उनके साथ साथ चलते अनर्गल बोलते चले जा रहे थे। अरे देखिए, कलकत्ते में पैर रखते ही आपके रोग के बंधन स्वयं कट जाएंगे। जिस धरती में उगा पेड़ है उसकी जड़ें उसी धरती में पनपेंगी। अब जोर ज़बरदस्ती कर आम का पेड़ आप भले ही विलायत में लगा दें, कभी फल सकता है? राम भजो। अब मैंने ही अपने बगीचे में सैकड़ों रुपए फूंक कर विदेशी बल्ब लगाए, ना जाने कहाँ से डैफोडिल मंगाए, पर सब खाक हो गए। आप लोग तो बंगाली हैं, क्यों जगत जननी? ऐसा ही तो लिखा था मीरा ने। जी हाँ, सुरंगमा ने अवसर देखकर उसी क्षण अपनी दोरंगी परिचय भी साथ साथ दे दिया था। मेरे पिता पहाड़ी हैं, माँ बंगाली। ओह, इसी से ऐसा खिला रंग है तुम्हारा। मैंने तो तुम्हें दूर से देखकर एंग्लो इंडियन समझा था। वैसे मीरा लिख चुकी थी, देखें मामा, मेरी सखी बहुत सुंदर है, जरा बचकर रहना। असल में जानती है ना कि उसका विधुर मामा कैसा कड़ियल जवान है। देखते ही तो लड़कियां चक्कर खिन्नी गाकर गिर पड़ती हैं। फिर अपनी प्रफुल्ल तोंद हिला हिला कर मीरा के मामा बड़ी देर तक हंसते रहे थे। पुराने ढंग की बनी उनकी वो कोठी किसी समय अत्यंत दर्शनीय रही होगी। अभी भी उसका सौंदर्य किसी रूपवती गतियौवना किसी सौंदर्य महिमा से आंखें बांध लेता था। लोहे की घुमावदार सीढ़ियों से लेकर नक्काशीदार कंगूरों में फ्रेंच स्थापत्य कला की सुस्पष्ट छाप थी। विस्तृत उद्यान का फव्वारा सूखी पत्तियों के ढेर से भरा था। दीवारों पर लगे अंग्रेज साहब मेम साहबों के चित्र पर मकड़ी के जालों में चिड़िया के पर अटके थे। अकेला रहता हूँ माँ, इसी से अब ठीक से देखभाल भी नहीं कर पाता हूँ इस कोठी की। माँ एकदम बूढ़ी हो गई हैं, निचली मंजिल खाली पड़ी रहती है। कई किराएदार आकर लौट गए। कल ही एक गर्ल्स कॉलेज की प्रिंसिपल आई थी, कह रही थी उनके कॉलेज में बड़ी भीड़ हो गई है, 2 क्लास यहाँ लाना चाहती हैं। मैंने कहा, बाबा दोहाई है तुम्हारी, लड़कियों का मजमा जुटा करके आप चौथे पन में अपना सर्वनाश करेगा गौर प्रसन्न। मैंने यही निचली मंजिल तुम्हारे लिए साफ़ करवा दी है, जिससे सीढ़ियाँ चढ़ने में तुम्हारी माँ को कष्ट ना हो। उस प्रशस्त कमरे की सफाई बड़े यत्न से ही की गई लग रही थी। पूरे कमरे का क्षेत्रफल नापता मोटा कालीन बिछा था। आसपास 2 पलंग रखे थे। अपना बिस्तर खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिस्तर लगा है। माँ को लिटाकर तुम हाथ मुँह धो लो बेटी, मैं चाय भिजवाता हूँ। किंतु गौर प्रसन्न के जाने के साथ ही राजलक्ष्मी खुली खिड़की के जंगले पकड़कर खड़ी हो गई। इतने वर्षों पश्चात कैशोर्य में बिछुड़े गए कलकत्ते को वो भुज भर कंठ लगा रही थी। उस परिचित परिवेश की माटी गंध उससे क्षुधार्त नथनों को फड़काती, उसे रह रहकर कलकत्ते की उन भूली बिसरी गलियों में भटकाने लगी थी, जहाँ ये कभी गौहर मासी की फिटन में बैठकर कितनी बार घूमी थी। गौहर मासी की कोठी भी कुछ कुछ ऐसी ही थी। उस खिड़की पर भी वो ऐसे ही जंगले थाम कर खड़ी हो जाती थी और घंटों देखती रहती। कितनी ट्रामें, कितनी बसें, तरह तरह के लोग और मज़ेदार हाँक लगाते फेरी वाले। हर फेरी वाले को ऊपर बुलाकर रोज़ खरीदने के लिए मचलती और उतनी बार गौहर मासी उसे लाड़ से झिड़कती। गाइए में कद बार बाजे जिनिश किन भी बोल तो, अर्थात गंवार लड़की क्या क्या फालतू चीज़ें खरीदती रहेगी, बोल तो। माँ तुम बहुत थक गई हो, अब लेट जाओ। सुरंगमा ने उसे हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती पलंग पर लिटा दिया तो वो हंसी। माँ की उज्ज्वल हंसी की मरीचिका में सुरंगमा फिर भटक गई। कैसी मूर्ख थी वो। दिन रात उसकी व्यर्थ कल्पना माँ को लेकर न जाने कैसी कैसी अशुभ बातें आंकने लगी थी। माँ को अब कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। कलकत्ते का वो प्रसिद्ध मृत्युंजय होम्योपैथ निश्चय ही माँ को व्याधि मुक्त कर देगा। सुरंगमा, एक बार जी में आ रहा है चुपचाप जाकर बाबा को देखाऊं। तुझे देखकर बाबा मेरे सब अपराध क्षमा कर देंगे। महा उत्साह से सुरंगमा की आंखें चमकने लगी थीं। मैंने तो तुमसे कितनी बार कहा था, क्यों नहीं चलती एक बार? नहीं। राजलक्ष्मी का उल्लसित स्वर एकदम ही बुझ गया। जानबूझकर ही अपने सपनों के संसार को नष्ट नहीं करूंगी। क्या पता पहुंचकर देखूंगी पापा हैं ही नहीं।
कोई कहेगा, अरे राजा प्रबोध रंजन, उन्हें मरे तो अरसा बीत गया। मेरे लिए तो पापा अंत तक जीवित ही रहेंगे। वहाँ पहुँचकर कहीं देखूंगी कि कोठी में किसी कॉलेज की तख्ती लटकी है या किसी दफ्तर के बाबू लोग खटखट टाइप कर रहे हैं। नहीं, मैं नहीं जा सकती वहाँ। नौकर के साथ चाय की ट्रे में नाना खाद्यान्न लेकर हाँफते प्रसन्न मुख गौर बाबू हंसते हंसते आ गए। वाह, मेरी ये उजड़ी नीची मंजिल बहुत दिनों बाद आबाद हुई जगत जननी। लो चाय पी लो। आपने इतनी तकलीफ़ क्यों की मामा बाबू? सुरंगमा ने कहा। माँ तो कुछ खाती नहीं, अकेली मैं क्या इतना सब खा पाऊंगी? अजी क्यों नहीं खाएगी माँ? एक एक चीज़ 1.25 लाख की छांट कर लाया हूँ। वही सब चीज़ें हैं जिनके लिए प्रवासी बंगाली प्राण परदेश की धरनी में तरसते रहते हैं। आज इतने वर्षों में तुम्हारी माँ स्वदेश लौटी हैं। मोआर संदेश, लेडी कैनिंग, सिंघाड़ा, नारिकेल नाड़ू, ये सब देव दुर्लभ वस्तुएं क्या कभी मिल सकती हैं तुम्हारे लखनऊ में? उधर माँ ने जब से सुना है तुम लोग आई हो मारा आफत किए हैं। अब कल ले चलूँगा ऊपर। उस दिन पहली बार लक्ष्मी को बिना नींद की गोली खाए ही नींद आ गई थी। सुबह सुरंगमा की आंखें खुलीं तो धूप निकल आई थी। लक्ष्मी बच्ची सी बेखबर सो रही थी। एक हाथ गाल के नीचे दबा था। शिथिल जूड़े का कांटा कहीं माँ को चुभ ना जाए, सोचकर सुरंगमा उसे धीरे से खिसका कर निकालने लगी तो लक्ष्मी चौंक कर जग गई। नींद आई माँ? मैं तुम्हें दवा देने के लिए 2-3 बार उठी, पर तुम्हें ऐसी गहरी नींद आई थी कि जगाने को मन ही नहीं हुआ। मीरा के मामा ने शायद ठीक ही कहा था सुरंगमा। ऐसी नींद तो मुझे बीमारी से पहले भी कभी नहीं आई। लगता है जन्मभूमि की गंध ही मेरे लिए संजीवनी बन गई है। ना कहीं दर्द है ना थकान। लखनऊ में होती तो शायद अब तक वहाँ के डॉक्टर मुझे आलू दम के आलू शाही गोद कर रख देते। उसी दिन मीरा के मामा होम्योपैथ को बुला लाए थे। दवा खाकर राजलक्ष्मी सो गई तो सुरंगमा नानी से मिलने ऊपर चली गई। रात्रि के अंधकार में मीरा की ननिहाल की कोठी उसे जीर्ण लगी थी, किंतु दिन के उजाले में उसका वैभव उसे चिर नवीन लगा। क्रोटन के बड़े बड़े गमले एक कतार में पूरे बरामदे को घेरे खड़े थे। बरामदे के बीचों बीच दीवार पर ओवल शेप का एक दर्शनीय दर्पण लगा था। दर्पण के बीच पड़ी दरार को बड़ी दक्षता से टेप से जोड़ दिया गया था। चारों ओर रंगीन स्फटिक के चौकोर टुकड़ों के कंगूरे थे और उन्हीं को बड़े कलात्मक ढंग से जोड़कर गृहस्वामी का नाम लिखा था, महामहिम कुमार प्रसन्न सिन्हा। एक विदेशी इंजीनियर से इस कोठी का नक्शा बनवाया था। उसी ने पिताजी को यह दर्पण भेंट किया था। उनकी मृत्यु के 4 माह पहले एक अद्भुत घटना घटी थी। उन दिनों पिता की जमींदारी बंगाल की अच्छी खासी जमींदारियों में गिनी जाती थी। आए दिन हमारी इस कोठी में लॉर्ड कमिश्नरों की गार्डन पार्टी होती। उस दिन भी बड़े दिन की दावत थी। बाहर ही पार्टी का आयोजन किया गया था कि सहसा बिना किसी घन घटा के ही आकाश आच्छादित हो गया। बादल का कहीं एक टुकड़ा भी नहीं, पर अंधेरा घिर आया और बूंदें पड़ने लगीं। चटपट मेजें भीतर सरकाई गईं और सबने कहा, आज खड़े खड़े ही खाना पीना होगा। बैंड बाजे वाले भी बरामदे के कोने में सिमट गए। उन दिनों की लोकप्रिय धुन बैंड पर बज रही थी, ओ सांता डार्लिंग कम डाउन माई चिमनी टुनाइट। तभी अचानक बिजली चमकी और इससे पहले कि लोग संभलते, आग का एक ज्वलंत गोला बम गोले के से ही विस्फोट से कटहल के पेड़ को चीरता झुलसाता जमीन में धंस गया, ठीक वहीं जहां कुछ ही मिनट पहले खाने की मेज लगी थी। एक बड़ा सा छेद हो गया था। कई मेम साहब बेहोश हो गईं। स्मेलिंग साल्ट की धूड़ मच गई। मेरे पिता ने उस समय तो किसी से कुछ नहीं कहा, पर अतिथि विदा हुए तो माँ से बोले, गौर की माँ, लगता है वो बिजली मेरे भीतर भी कुछ तोड़ गई है। छाती में तब से न जाने कैसी चिलक उठ रही थी। और फिर जब माँ का ही हाथ पकड़ इन सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहे थे, तभी उनकी नज़र इस दर्पण पर पड़ी। बिजली का वही धमाका इसे बीच से दरका गया था। माँ कहती है कि उसे देखते तेरे बाबा का चेहरा एकदम फक पड़ गया। कहने लगे, गौर की माँ, अब मैं नहीं बचूंगा। निश्चय ही ये दिल के घातक दौरे की भूमिका है। देख रही हो, दर्पण टूट गया है। दर्पण का टूटना मृत्यु का निश्चित संकेत होता है। माँ ने उन्हें खूब डांटा और बिस्तर पर सुला छाती पर मालिश करने लगी। डॉक्टर के आने से पहले ही जब दावत के जूठे बर्तन भी मेज से नहीं हटाए गए थे, गृह के मेजबान ने पुतलियां पलट दीं। उनकी मृत्यु को आज इतने वर्ष बीत गए, पर दर्पण आज भी उस मनहूस दावत का स्मृति चिन्ह बना यहाँ लटका है। उनका नाम इसके साथ जुड़ा न लटका होता तो मैं इसे कभी का उखाड़ कर फेंक देता। मेरा बेटा वरुण
जब कभी घर आता है मैं इसे हटा देता हूँ। वो इस टूटे दर्पण से बेहद चिढ़ता है, पर अब वो आता ही कहाँ है। कई वर्षों से उसने हमसे रिश्ता तोड़ लिया है। अब रह गए हैं मैं और मेरी माँ। माँ की भी वयस हो गई है, इस अगहन में 90 की हो जाएंगी। कभी कभी एकदम ही बहक जाती हैं, कुछ याद ही नहीं रहता, पर जब मूड में रहती हैं तो कोई कह नहीं सकता कि 90 साल की हैं। तो मैं सावधान किए दे रहा हूँ, तुमसे कुछ भी पूछ सकती हैं। फिर किसी शैतान बालक की भांति खुक खुक करके हंसने लगे थे गौर बाबू। उपन्यास की कहानी जारी रहेगी अगले भाग 5 में।